कहने का मतलब बच्चे कि हमें मैग्नीट्यूड ऑफ क्यू ये मिल गया 2 एंड मैग्नीट्यूड ऑफ पी ये हमें क्या मिल गया 1। अब तुम करो क्या कि फ्रॉम इक्वेशन 1 माइनस 2 करो, फ्रॉम इक्वेशन 1 माइनस इक्वेशन 2 ये करो। तो 1 माइनस 2 करोगे तो क्या होगा, ऐड होके आ जाएगा 4 पी डॉट क्यू, 13 माइनस 1 ये हो गया 12। तो यहाँ से पी डॉट क्यू क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 3। इसको क्या लिख सकते हो, मैग्नीट्यूड ऑफ पी मैग्नीट्यूड ऑफ क्यू कॉस थीटा इज इक्वल्स टू 3। पी का मैग्नीट्यूड क्या है 1, क्यू का मैग्नीट्यूड क्या है 2, कॉस थीटा इज इक्वल्स टू 3। तो कॉस थीटा क्या हो जाएगा बच्चे यहाँ से, अच्छा इसका मैग्नीट्यूड है क्यू तो 1 मैग्नीट्यूड ऑफ पी, सॉरी मैग्नीट्यूड ऑफ पी तो √3 है ना, तो यहाँ पे आ जाएगा ये √3, तो ये हो जाएगा √3, सॉरी ये हो जाएगा √3। तो यहाँ से कॉस थीटा का वैल्यू क्या मिलेगा 3/2 √3 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया तो ये क्या हो जाएगा √3/2। तो यहाँ से कॉस थीटा का वैल्यू हो जाएगा ये कॉस ऑफ 30 डिग्री, तो यहाँ से थीटा का वैल्यू क्या मिल गया π/6। दिस इम्प्लाइज दैट 1 इज़ द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है 1 इज़ द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाओ बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है कि हमारे पास एक फंक्शन गिवन है f फ्रॉम 0 to π/2 टू आर बी कंटिन्यूस एंड सेटिस्फाई। ये हमारा कंटिन्यूस फंक्शन है और क्या सेटिस्फाई कर रहा है f' इज इक्वल्स टू 1/1 प्लस cos x फॉर ऑल x बिलोंग्स टू 0 to π/2। उसके बाद क्या बोल रहा है कि फंक्शन का वैल्यू 0 पर 3 है, तो हमें क्या फाइंड आउट करना है f ऑफ π/2। फंक्शन का वैल्यू π/2 पे पूछ रहा है क्या है। तो यहाँ पे देखो f' क्या है हमारे पास, f' है 1/1 प्लस cos x और हमें fx का वैल्यू चाहिए π/2 पे। तो fx कैसे मिलेगा, दोनों साइड इंटीग्रेट कर दो, f' dx 1/1 प्लस cos x dx। तो यहाँ से क्या होगा fx और ये 1/1 प्लस cos x क्या होगा 2 cos स्क्वायर x/2 dx। तो यहाँ से ये हुआ fx 1/2 बाहर और ये हो गया sec स्क्वायर x/2 dx। ये हो गया 1/2 और ये क्या हो जाएगा tan x/2 इंटू 2 प्लस का c, तो ये हो गया tan x/2 प्लस c। तो यहाँ से बच्चे f ऑफ x क्या मिला tan x/2 प्लस c, ठीक है। उसके बाद क्या बोला है कि फंक्शन का वैल्यू 0 पे क्या गिवन है 3 गिवन है 0 पर, तो फंक्शन का वैल्यू 0 पर 3 है। तो x की जगह 0 डाला, यहाँ हो गया tan 0 प्लस c। तो यहाँ से क्या हो गया c इज इक्वल्स टू 3, f ऑफ 0 तो 3 है, तो हमारे पास फाइनली फंक्शन f(x) क्या हो गया tan x/2 प्लस का 3। और किस पे फंक्शन का वैल्यू चाहिए हमें, फंक्शन का वैल्यू चाहिए हमें π/2 पे। तो x की जगह π/2 डालो तो ये क्या हो जाएगा tan π/4 प्लस 3, तो ये हो जाएगा 1 प्लस 3, ये हो जाएगा 4। तो देख लेते 4 ऑप्शन है क्या, तो 3 बिल्कुल है, 3 इज़ द करेक्ट ऑप्शन। तो यहाँ से हमें क्या मिला 3 इज़ द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है बच्चों। क्वेश्चन नंबर 13 में आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 13 में क्या बोल रहा है कि द नंबर ऑफ वेज इन विच द अल्फ़ाबेट ऑफ द वर्ड मैथोफोबिया can be arranged so that no two identical words are separated and no two identical consonants occur together। यहाँ पे बोल रहा है क्या कि मैथोफोबिया, सबसे पहले ये वर्ड क्या गिवन है THOPHO
BIA। टोटल कितने लेटर्स है? 2 4 6 8 10 11। यहाँ पे टोटल 11 लेटर्स है, ठीक है। अब इस 11 लेटर्स में देखोगे तो वॉवेल्स कितने हैं? वॉवेल्स है एक A O O I A। कॉन्सोनेंट्स कितने हैं? कॉन्सोनेंट्स हैं M T H P H B। देखो यहाँ पे जो वॉवेल्स है ना, इसमें एक तो A वॉवेल्स रिपीट हो रहा है, यहाँ पे A और A, और ये O और O। और कॉन्सोनेंट में क्या रिपीट हो रहा है? H। और टोटल नंबर ऑफ लेटर्स हैं कितने? 11। ये बात क्लियर है। अब यहाँ पे बोल क्या रहा है तुमसे? ये बोल रहा है द नंबर ऑफ वेज इन विच द अल्फ़ाबेट ऑफ द वर्ड मैथोफोबिया कैन बी अरेंज सो डैट नो टू आइडेंटिकल वॉवेल्स आर सेपरेटेड। कोई भी दो आइडेंटिकल वॉवेल्स सेपरेट नहीं होने चाहिए, एक साथ होने चाहिए। एंड नो टू आइडेंटिकल कॉन्सोनेंट्स अकर टुगेदर। कहने का मतलब क्या बच्चे, कि इसमें बोल रहा है कि जो वॉवेल्स है ना वो हमेशा एक साथ आने चाहिए, और जो कॉन्सोनेंट है वो एक साथ नहीं आने चाहिए। मतलब क्या है कि ये जो दो ए है, ये तो दोनों वॉवेल्स हैं ए, ये हमेशा एक साथ होना चाहिए, ठीक है। ये जो कॉन्सोनेंट है 0 0 वॉवेल्स हैं 0 0, ये भी एक साथ होना चाहिए। और ये जो एच और एच है ये एक साथ नहीं आना चाहिए, ठीक है। तो नंबर ऑफ परमुटेशन हमें फाइंड आउट करना है। तो देखो उसके लिए हमने क्या किया, इन दोनों ए को हमने एक लेटर मान लिया, दोनों ओ को एक लेटर मान लिया। उसके बाद लेटर क्या है? आई। और ये दोनों एच इकट्ठे नहीं आना चाहिए, तो इन दोनों एच को पहले बाहर निकाला। तो यहाँ पे क्या बचा? लेटर आई। उसके बाद क्या बचा? एम। उसके बाद क्या बचा? टी। उसके बाद बचा पी। उसके बाद बचा बी। और ये दो एच को हमने बाहर निकाल लिया, ठीक है। अब देखो हमारे पास कितने स्पेस बन जाएंगे, क्रिएट हो जाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8। इन 8 प्लेसेस में हमें करना क्या है? एच को अरेंज करना है। अगर इन 8 प्लेसेस में एच को अरेंज करेंगे तो क्या होगा? कोई भी दो एच एक इकट्ठे नहीं आएगा, एक साथ नहीं आएगा। तो इन 8 प्लेस में से कोई भी 2 प्लेस को सिलेक्ट किया और एच को डाल दिया, ठीक है। अब परम्यूट करने का भी कोई मतलब नहीं है, बिकॉज ये दोनों जो एच है आपस में कितने वे से परम्यूट होंगे? ये दोनों 2 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल वे से परम्यूट होंगे। ये तो 1 है। अब दोनों एच को तो हमने डाल दिया। अब हमारे पास कितने लेटर बच गए? ये देखो 1 2, इसको एक सिंगल लेटर माना है। 1 2 3 4 5 6 7 इंटू 7 फैक्टोरियल, ठीक है। यही हमारा आंसर हो गया, ये हमारा आंसर हो गया। क्या किया? वॉवेल्स एक साथ आने चाहिए, तो दोनों वॉवेल्स को एक लेटर मान लिया, ओ को भी एक लेटर मान लिया, और एच को बाहर निकाल दिया। उसके बाद क्या बचा? आई एम टी पी बी। हमारे पास टोटल कितने स्पेस क्रिएट हो गए? 8। इन 8 प्लेस में से कोई भी 2 प्लेस को सिलेक्ट करके एच को फिक्स कर दिया। अगर इन 8 प्लेसेस में से कोई भी 2 प्लेस को सिलेक्ट करके एच को फिक्स करेंगे तो वो एक साथ नहीं आ सकता है। बाकी बचे हुए ये जो 7 लेटर्स हैं, ये तो सभी 7 लेटर्स डिफरेंट हो गए। ये जो 7 लेटर्स हैं, तो ये 7 लेटर्स कितने वे से परम्यूट हो सकते हैं? 7 फैक्टोरियल वे से। तो ये आंसर हो गया। तो देख लो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 8C2 को क्या लिख सकते हैं? 8 इंटू 7 अपॉन 2 इंटू 1 इंटू 7 फैक्टोरियल। तो 8 इंटू 7 फैक्टोरियल ये क्या हो जाएगा? 8 फैक्टोरियल इंटू 7 अपॉन 2। तो ये 8 फैक्टोरियल इंटू 7 अपॉन 2। इसका मतलब क्या है हमारे पास? ये 4 इज़ द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। 4 इज़ द करेक्ट ऑप्शन। क्लियर है यहाँ तक? ठीक है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 14 में आ जाओ। इसमें क्या गिवन है? अल्फ़ा बीटा बिलोंग्स टू आर। अल्फ़ा बीटा बिलोंग्स टू आर बी सच डैट लिमिट एक्स इज टेंडिंग टूवर्ड्स 0 एक्स स्क्वायर साइन अल्फ़ा एक्स अपॉन tan x माइनस बीटा एक्स। इसका लिमिट 2 के इक्वल है। तो क्या बोल रहा है कि देन 3 अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू 3। ये ऑप्शन दे रखा है। कहने का मतलब है कि हमें अल्फ़ा बीटा का वैल्यू फाइंड आउट करना होगा, उसके बिना काम नहीं चलेगा। तभी तो यहाँ पे चेक करेंगे ना कौन सा सेटिस्फाई कर रहा है। तो उसके लिए हमने क्या किया? लिमिट एक्स इज टेंडिंग टूवर्ड्स 0 एक्स स्क्वायर साइन अल्फ़ा एक्स,
ठीक है। यहाँ पे हमने अल्फ़ा एक्स से डिवाइड किया, अल्फ़ा एक्स से मल्टीप्लाई किया इंटू 1/tan x माइनस बीटा एक्स, tan x माइनस बीटा एक्स। बच्चे ये जो है ना ये 1 हो गया, ठीक है। तो ये क्या मिला हमें, ये मिला हमें लिमिट एक्स इज टेंडिंग टुवर्ड्स 0 और यहाँ से मिला अल्फ़ा एक्स क्यूब अपॉन tan x माइनस बीटा, tan x माइनस बीटा, ये मिल गया। इसका लिमिट 2 के इक्वल है, ठीक है। अब यहाँ से हमने क्या किया कि लिमिट एक्स इज टेंडिंग टुवर्ड्स 0 अल्फ़ा एक्स क्यूब, tan x को क्या लिख सकते हैं, tan x का एक्सपेंसन क्या होता है, x प्लस एक्स क्यूब बाई 3 प्लस 2/15 x पे पावर 5 प्लस एंड सो ऑन। बस यही 3 टर्म याद रखने की ज़रूरत है, आगे टर्म याद रखने की ज़रूरत नहीं है, बस इसी 3 टर्म्स को याद रखो, माइनस बीटा और x भी है। अब तुम देखो ध्यान से, इसका लिमिट है 2 के इक्वल और यहाँ से हमने क्या किया है, यहाँ से हमने लिया है लिमिट एक्स इज टेंडिंग टुवर्ड्स 0 अल्फ़ा एक्स क्यूब, यहाँ से ये x और यहाँ से x कॉमन लिया तो ये हो जाएगा 1 माइनस बीटा एक्स प्लस आगे टर्म से हमने क्या किया कि x क्यूब कॉमन ले लिया तो क्या मिलेगा 1/3 प्लस 2/15 x पे पावर 2 प्लस एंड सो ऑन। अब अगर ये लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है, अगर ये लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है जो कि कर रहा है 2 के इक्वल है ना, तो बच्चे ये वाला जो टर्म है ना इसको 0 होना पड़ेगा, अदरवाइज लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगा, तभी ये वाला टर्म 0 होगा, ठीक है। और यहाँ से एक्स क्यूब और यहाँ से एक्स क्यूब कैंसिल होके लिमिट आएगा। तो सबसे पहले क्या होगा, ये वाला टर्म तभी 0 होगा जब 1 माइनस बीटा 0 हो। तो यहाँ से बीटा का वैल्यू हमें क्या मिल गया, 1 मिल गया। अब हमें अल्फ़ा का वैल्यू निकालना है, तो अल्फ़ा का वैल्यू कैसे निकालोगे, तो अल्फ़ा का वैल्यू निकालने के लिए इसमें तुम इसको 0 कर दो, तो यहाँ से इसकी लिमिट क्या आ जाएगी, लिमिट एक्स इज टेंडिंग टुवर्ड्स 0, ये हो जाएगा ना अल्फ़ा एक्स क्यूब अपॉन एक्स क्यूब 1/3 प्लस 2/15 एक्स स्क्वायर, ऐसे पावर बढ़ेगा एक्स स्क्वायर का, ये एक्स क्यूब कैंसिल, यहाँ से ये पूरा लिमिट डालो, ये 0 हो जाएगा। तो यहाँ से ये क्या बचेगा, यहाँ से बचेगा अल्फ़ा अपॉन 1/3, ये किसके इक्वल है, 2 के इक्वल है। तो यहाँ से क्या मिला, 3 अल्फ़ा इज इक्वल्स टू 2, तो अल्फ़ा इज इक्वल्स टू 2/3, ठीक है। तो अल्फ़ा का वैल्यू मिल गया 2/3 एंड बीटा इज इक्वल्स टू 1। अब चेक कर लो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। फर्स्ट ऑप्शन देखते हैं, 3 अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू 3, तो यहाँ पे क्या इक्वल है, 3 अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू 3। यहाँ पे देख लेते सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं, 3 अल्फ़ा की जगह डाला 2/3 प्लस बीटा की जगह डाला 1, तो हो गया 2 + 1, ये राइट हैंड साइड आ गया। इसका मतलब क्या हुआ, 1 इज़ द करेक्ट ऑप्शन, 1 इज़ द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है ना। ओके बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 15 में क्या है कि द वैल्यू ऑफ ए, बोल रहा है कि ए का वैल्यू फाइंड आउट करो फॉर विच द पॉइंट ए बी सी विद द पोजिशन वेक्टर दिस एंड दिस रेस्पेक्टिवली आर द वर्टिसेज ऑफ ए राइट एंगल ट्रायंगल वेयर सी पे राइट एंगल ट्रायंगल है। तो ये तो बहुत ईजी क्वेश्चन है, तो बोर्ड वाला क्वेश्चन है। ए बी सी का वैल्यू बोल रहा है फाइंड आउट करो, किसका वैल्यू, ए का वैल्यू बोल रहा है फाइंड आउट करो, सी पर राइट एंगल ट्रायंगल है ए बी सी, ये हमारा क्या हो जाएगा, इसका कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, यही है ना सी का कोऑर्डिनेट, ये हो जाएगा a-3 1। ए का कोऑर्डिनेट हमने क्या रखा, यह है ए का कोऑर्डिनेट 2 - 1, इसको मान लेते हैं 2 - 1 एंड 1, और बी का कोऑर्डिनेट क्या रखा 1 - 3 एंड -5, ठीक है ना। अब ये है राइट एंगल ट्रायंगल, तो राइट एंगल ट्रायंगल है तो एक काम करते हैं हम लोग, बी सी वेक्टर और सी ए वेक्टर, सी ए वेक्टर और ये जो सी बी वेक्टर है ये आपस में परपेंडिकुलर होगा, तो इनका डॉट प्रोडक्ट 0 होगा, यहाँ से ए की वैल्यू आ जाएगी, सी ए वेक्टर डॉट सी बी वेक्टर, ये क्या होगा 0 होगा, परपेंडिकुलर है। अब यहाँ से सी ए वेक्टर क्या होगा, a - 2i कैप, ठीक है, प्लस ये क्या होगा -3 + 1 -2j कैप,
-3 -(-2), ये हो जाएगा -2 जे कैप, और ये क्या होगा +0 के कैप, +0 इंटू के कैप, ये हमारा क्या हो गया, ये हो गया सी ए वेक्टर डॉट प्रोडक्ट सी बी क्या होगा 1 - ए आई कैप, और प्लस में क्या हो जाएगा -3 एंड -3, ये तो 0 इंटू जे कैप हो गया, और प्लस -5 -1 -6 के कैप, ये हो गया 0। बस हो गया यहाँ से डॉट प्रोडक्ट लो, a-2 किससे मल्टीप्लाई होगा, a-2 मल्टीप्लाई होगा 1 - ए से, और यहाँ पे प्लस -2 इंटू 0 और प्लस 0 इंटू -6 इज इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से क्या हो गया, ये a-2 a-1 इज इक्वल्स टू 0, तो a इज इक्वल्स टू 1 और 2, a का वैल्यू क्या मिला, या तो 1 या 2, देख लो 1 2, ये आ गया 1 इज द करेक्ट ऑप्शन। दिस implies that 1 is the correct option। ठीक है बच्चों, ये जो क्वेश्चन है ना, ये क्वेश्चन है आउट ऑफ सिलेबस, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को डिस्कस करने का कोई मतलब नहीं है, सिलेबस से बाहर है। बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 17 में क्या बोल रहा है, द इक्वेशन ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट, इस पॉइंट और इस पॉइंट से पास कर रहा है, पासिंग थ्रू द पॉइंट, एक लाइन की इक्वेशन निकालनी है जो कि किस पॉइंट से पास कर रहा है, 1 -2 एंड -4 इससे पास कर रहा है, ठीक है। लाइन जो है हमारा इस पॉइंट से पास कर रहा है, 1 2 एंड -4 एंड परपेंडिकुलर टू द टू लाइंस, इन दोनों लाइंस पे परपेंडिकुलर भी है, एक तो ये लाइन है हमारा, एक ये लाइन, इन दोनों पे परपेंडिकुलर भी है। तो कैसे फाइंड आउट करेंगे, सबसे पहले लाइन का डायरेक्शन रेशियो क्या होगा, इस लाइन का डायरेक्शन रेशियो क्या होगा 3i कैप, मान लेते हैं इस लाइन के डायरेक्शन में जो पैरेलल वेक्टर है उसको हमने ए वेक्टर मान लिया फर्स्ट लाइन के डायरेक्शन में, तो क्या हो जाएगा 3i कैप -16 जे कैप एंड +7 के कैप। सेकेंड लाइन के डायरेक्शन में जो पैरेलल वेक्टर उसे बी माना, तो क्या होगा 3i कैप +8 जे कैप -5 के कैप, ये वेक्टर हो गया। अब जो हमारा रिक्वायर्ड लाइन है ये इन दोनों लाइंस पे परपेंडिकुलर है, ठीक है। तो कहने का मतलब क्या है कि इन दोनों पे, जैसे कि ऐसे समझो कि ये हमारा लाइन है, जो रिक्वायर्ड लाइन है ये इस पे भी परपेंडिकुलर है एज वेल एज इस पे भी परपेंडिकुलर है। तो इन दोनों के डायरेक्शन, इन दोनों लाइन के डायरेक्शन में जो वेक्टर होगा, ठीक है, मतलब इन दोनों लाइंस के पैरेलल जो वेक्टर होगा, इन वेक्टर का जो क्रॉस प्रोडक्ट होगा, ठीक है, वो क्या हो जाएगा, इस रिक्वायर्ड लाइन के पैरेलल हो जाएगा, ठीक है। समझ में आई बात। इन दोनों लाइन के डायरेक्शन में मान लो ये हमारा लाइन L1 है, इसके डायरेक्शन में जो पैरेलल वेक्टर है वो A वेक्टर हो गया, ये लाइन L2 है, इसके डायरेक्शन में जो पैरेलल वेक्टर है वो B वेक्टर हो गया। अब A क्रॉस B जो वेक्टर होगा वो इस लाइन के पैरेलल हो जाएगा जो रिक्वायर्ड लाइन है। तो हम लोग करेंगे क्या कि सबसे पहले तो A क्रॉस B वेक्टर निकालेंगे। अब ये A क्रॉस B वेक्टर क्या बनेगा, ये वेक्टर बनेगा इज अ वेक्टर पैरेलल टू द रिक्वायर्ड लाइन। तो A क्रॉस B क्या होगा, ये I कैप J कैप K कैप 3 -16 7 3 8 -5। बच्चे I कैप लिया तो यहाँ पे क्या हुआ, 16 5 80 18 8 इंटू 7 56 माइनस J कैप, ये क्या हो जाएगा -15 -21 प्लस K कैप, क्या होगा 24 + 48, ठीक है। ये क्या हो जाएगा 24i कैप -15 माइनस तो प्लस का 36j कैप +72k कैप। तो जो रिक्वायर्ड लाइन है, डायरेक्शन रेशियो रिक्वायर्ड लाइन का क्या हो जाएगा 24 6 एंड 72। एक बार देखने दो, माइनस कुछ गड़बड़ तो नहीं हो रहा है ना, लाइन स्टैंडर्ड फॉर्म में भी होनी चाहिए, हाँ लाइन स्टैंडर्ड फॉर्म में, ठीक है। तो इक्वेशन ऑफ रिक्वायर्ड लाइन क्या होगा, इक्वेशन ऑफ रिक्वायर्ड लाइन
जो हमारा लाइन है किससे पास कर रहा है, 1 2 -4, 1 2 -4 इससे पास कर रहा है, तो क्या हो जाएगा x माइनस x1। बच्चा इसका डायरेक्शन रेशियो 24 हो जाएगा। y क्या है, y -2/36, और ये क्या हो जाएगा z -4/72। तो हो गया ये लाइन। अब तुम क्या करो, इसमें आंसर देखो क्या नहीं आ रहा है, पता था, इसको ना 12 से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये क्या हो जाएगा x -1/2, y -2/3, और ये क्या हो जाएगा z +4/6। यही हमारा आंसर हो गया 236124, 236124। 1 इज़ द करेक्ट ऑप्शन, ये वाला आ रहा है ना। तो हो गया हमारा, दिस implies that 1 is the correct option। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाओ बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, द रिमाइंडर लेफ्ट आउट व्हेन दिस इज डिवाइडेड बाई 9। ठीक है, अगर इसको 9 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या बचेगा, तो देख लो क्या गिवन है, 8 पे पावर 2n -62 पे पावर 2n + 1। बच्चे इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, 8 पे पावर 2 पे पावर n -62 पे पावर 2n + 1। ये क्या हो जाएगा 64 पे पावर n -62 पे पावर 2n + 1, ऐसे हो जाएगा। अब 64 को क्या लिख सकते हैं हम लोग, 63 + 1 पे पावर n, -62 को क्या लिख सकते हैं, 63 - 1 पे पावर 2n + 1, ऐसे लिख लिया। अब इसको एक्सपेंड करो, तो एक्सपेंड करोगे तो ये क्या हो जाएगा nc1। चलो एक बार और ऐसे भी लिख लेते हैं, इसको लिख सकते हैं 1 + 63 पे पावर n, और ये तो ऑड पावर है तो माइनस बाहर निकालेंगे, ये प्लस हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 - 63 पे पावर 2n + 1। अब इसको एक्सपेंड करो, ये क्या हो जाएगा nc0 63 पे पावर 0, nc1 63 पे पावर 1, nc2 63 पे पावर 2 एंड सो ऑन। ये हो गया प्लस ये क्या हो जाएगा nc0 63 पे पावर 0 माइनस nc1 63 पे पावर 1, फिर हो जाएगा nc2 63 पे पावर 2 माइनस nc3 63 पे पावर 3 प्लस एंड सो ऑन। nc0 का वैल्यू 163 पे पावर 0 1, तो ये क्या आ रहा है हमारे पास 1 + nc1 63 प्लस nc2 63 पे पावर 2 प्लस nc3, ऐसे ही आ रहा है ना 63 पे पावर 3 प्लस 1, और लास्ट में क्या आएगा ncn 63 पे पावर n, और यहाँ क्या आ जाएगा 1, इसका वैल्यू 1 माइनस nc1 63 पे पावर 1 प्लस nc2, ये तो अल्टरनेट आएगा 63 पे पावर 2 प्लस एंड सो ऑन। लास्ट में क्या आएगा -2n + 1 c 2n + 1 63 पे पावर 2n + 1। ठीक है, अब बच्चे ये देखो यहाँ से ये 1 और यहाँ से 1 मिलके क्या आ जाएगा 2। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, उसके बाद प्लस ये 63 और ये 63 कॉमन ले लेंगे। ठीक है, यहाँ से हमने क्या किया 63 कॉमन ले लिया, तो हमारे पास क्या बचेगा, यहाँ से कॉमन लेने के बाद ये देखो ये 1 और ये 1 तो ऐड हो गया, ये 1 ऐड हो गया, 2 हो गया यहाँ पे। उसके बाद ये 63 कॉमन ले लिया। ठीक है, तो 63 कॉमन लिया तो यहाँ पे क्या बच गया nc1, फिर यहाँ पे बचेगा nc2, यहाँ पे 63 प्लस एंड सो ऑन, और यहाँ पे क्या बचेगा -n, फिर यहाँ पे प्लस nc2 63 प्लस एंड सो ऑन। तो इस पूरे ब्रैकेट को क्या बोल दिया हमने, लैम्डा बोल दिया, तो 2 + 63 लैम्डा हो गया। इसको 2 + 9 × 7 लैम्डा, इसे म्यू बोल दो, तो 2 + 9 म्यू हो गया। तो हो गया
ये जो हमारा 8 पे पावर 2n, 8 पे पावर 2n माइनस 62 पे पावर 2n प्लस 1, इसको हमने क्या लिखा 9 म्यू प्लस 2। तो ये डिवाइज़र हो गया, ये कोशेंट हो गया, ये हमारा रिमाइंडर बन गया। ठीक है, ये क्या बन गया, हमारा रिमाइंडर बन गया। तो बोल रहे हैं ना कि अगर डिवाइड करें तो रिमाइंडर क्या होगा, तो 2 रिमाइंडर होगा। दिस इम्प्लाइज दैट 2 इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 19 में आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 19 में क्या बोल रहा है कि द सिस्टम ऑफ इक्वेशंस, ये हमारे पास सिस्टम ऑफ इक्वेशन है। ठीक है, हैज़ नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन फॉर थीटा इक्वल्स टू। बोल रहा है कि अगर सिस्टम ऑफ इक्वेशन में नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन है तो थीटा की वैल्यू क्या होगी। तो अगर सिस्टम ऑफ इक्वेशन में नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन है तो डेल्टा 0 होगा। बच्चे डेल्टा का वैल्यू क्या होगा, 1 माइनस कॉस थीटा कॉस 2 थीटा माइनस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा कॉस 2 थीटा माइनस कॉस थीटा और 1, ये हो जाएगा 0 के इक्वल। ठीक है, अगर ट्रिवियल सॉल्यूशन है तो ये कंडीशन होगा। अब इसको करो सॉल्व कैसे करोगे, इसको तुम माइनस कॉस थीटा है इसको तुम करो क्या कि C1 को चेंज करो, C1 माइनस C3 करो, तो हमारा जो डेल्टा है ये क्या आ जाएगा, फर्स्ट कॉलम चेंज होगा तो ये आ जाएगा 1 माइनस कॉस 2 थीटा, और ये इसमें जाके सब्ट्रैक्ट होगा तो ये 0 आ जाएगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा कॉस ऑफ 2 थीटा माइनस 1, और यहाँ पे हो जाएगा माइनस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा कॉस 2 थीटा माइनस कॉस थीटा 1, और ये हो जाएगा हमारा 0 के इक्वल। ठीक है, वन माइनस कॉस 2 थीटा का वैल्यू क्या होगा, 2 साइन स्क्वायर थीटा 0, और कॉस 2 थीटा को क्या लिख सकते हैं, कॉस 2 थीटा 2 कॉस स्क्वायर थीटा, या इसको लिख दो तुम 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा माइनस 1 माइनस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा कॉस 2 थीटा माइनस कॉस थीटा 1 इज इक्वल्स टू 0। बच्चे ये 1 और -1 कैंसिल हो गया। अब ये जो हमारा फर्स्ट कॉलम है इससे क्या आ जाएगा बाहर, 2 साइन स्क्वायर थीटा बाहर आ जाएगा, निकाल लिया। तो यहाँ क्या बचा 1 0 -1 और माइनस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा कॉस 2 थीटा माइनस कॉस थीटा और 1 इज इक्वल्स टू 0। अब इसको तुम करो क्या कि ऐड कर दो 2 साइन स्क्वायर थीटा, इसमें तुम करो R1 को चेंज करो, R1 प्लस R3 कर दो, तो ये क्या हो जाएगा 0। यहाँ पे ऐड करोगे तो -2 कॉस थीटा, और यहाँ पे क्या हो 1 प्लस कॉस 2 थीटा, ये हो गया 0 1 माइनस कॉस थीटा -1 माइनस कॉस थीटा 1 इज इक्वल्स टू 0। तो ये हो गया 2 साइन स्क्वायर थीटा, पॉजिटिव निगेटिव पॉजिटिव, तो ये हो जाएगा -1 और ये हट के आ जाएगा -2 कॉस थीटा 1 1 प्लस कॉस 2 थीटा माइनस कॉस थीटा। तो यहाँ से हमें क्या मिला -2 साइन स्क्वायर थीटा, और यहाँ से आ जाएगा 2 कॉस स्क्वायर थीटा -1 प्लस कॉस 2 थीटा।
ठीक है, तो -2 sin स्क्वायर थीटा और ये हो गया 2 cos स्क्वायर थीटा। अच्छा, 1 + cos 2 थीटा भी तो होता है 2 cos स्क्वायर थीटा, तो ये तो पूरा कैंसिल होकर 0 आ गया, तो थीटा की तो वैल्यू मिली ही नहीं हमें, ये तो 0 हो गया। इसका मतलब ये है कि थीटा का कोई भी वैल्यू लो ये इसको सेटिस्फाई करेगा। देखो ये आ गया ना, ये क्या हो गया 0, तो ये ऑन द होल 0 हो गया, यहाँ से तो कोई थीटा का वैल्यू नहीं मिला। इसका मतलब होगा हेंस डेल्टा इज इक्वल्स टू 0 फॉर ऑल थीटा बिलोंग्स टू, कोई भी रियल नंबर डालो, तो इसका मतलब है ऑप्शन है ये 4 ऑप्शन है, ऑल वैल्यूज ऑफ थीटा, थीटा के किसी भी रियल वैल्यू के लिए सेटिस्फाई करेगा। कोई भी थीटा का वैल्यू डालो, ये डेल्टा का वैल्यू जो है बाय डिफ़ॉल्ट ये कैंसिल होकर 0 आ रहा है, इसका मतलब क्या है 4 इज़ द करेक्ट ऑप्शन, 4 इज़ द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि नेक्स्ट क्वेश्चन में इफ़ ए एंड बी आर टू नॉन सिंगुलर मैट्रिसेस ऑफ ऑर्डर 3, ए और बी क्या हमारे पास दो नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है 3 ऑर्डर का, और ए इंटू ए ट्रांसपोज क्या गिवन है 2 इंटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ए इनवर्स गिवन है ए ट्रांसपोज माइनस ए इंटू एडजॉइंट ऑफ 2 बी इनवर्स, तो डिटर्मिनेंट ऑफ बी का वैल्यू निकालना है। ये क्या बोल रहा है कि इसे पी ट्रांसपोज लिखा हुआ है, ये एडजॉइंट ऑफ पी लिखा है। ये क्वेश्चन अपने में टफ नहीं है, थोड़ा सा कैलकुलेशन है, अगर तुम्हें डिटर्मिनेंट की और मैट्रिक्स की प्रॉपर्टी याद है तो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं। इस क्वेश्चन में क्या गिवन है ए इंटू ए ट्रांसपोज, ये क्या गिवन है 2 इंटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ठीक है, इसको तुम क्या लिख सकते हो, इसको लिख सकते हो डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ ए ट्रांसपोज, और ये क्या होगा यहाँ भी हो जाएगा 2 इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ आइडेंटिटी मैट्रिक्स, और ए और आई ये 3 ऑर्डर का है, तो यहाँ से अगर 2 बाहर निकालोगे 2 पे पावर 3 इंटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट, आइडेंटिटी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट क्या होता है 1, तो ये हो जाएगा 2 क्यूब, और हमें पता है डिटर्मिनेंट ऑफ ए ट्रांसपोज क्या होता है डिटर्मिनेंट ऑफ ए, ये हो जाएगा 2 क्यूब, तो यहाँ से हमें क्या मिला डिटर्मिनेंट ऑफ ए स्क्वायर इज इक्वल्स टू 8, इसको फर्स्ट इक्वेशन मान के छोड़ दिया। दूसरा कंडीशन क्या गिवन है ए इनवर्स इज इक्वल्स टू ए ट्रांसपोज माइनस ए इंटू एडजॉइंट ऑफ 2b इनवर्स, इसका एडजॉइंट। अब यहाँ पे हमने क्या किया कि पोस्ट मल्टीप्लाई कर दिया ए मैट्रिक्स से, तो ये क्या हो गया ए ट्रांसपोज माइनस ए इंटू एडजॉइंट ऑफ 2b इनवर्स, इसको पोस्ट मल्टीप्लाई कर दिया ए से, तो ए इनवर्स इंटू ए, ये तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स हो गया, ये क्या होगा ए ट्रांसपोज इंटू ए माइनस, ये हो जाएगा ए स्क्वायर एडजॉइंट ऑफ 2b इनवर्स। ठीक है, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। ए ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज इंटू ए, ये देखना ये किसके इक्वल है गिवन 2i के इक्वल है, क्वेश्चन में ही है, यहाँ पे देख लो ये 2i के इक्वल है, तो यहाँ पे हम क्या डाल देंगे 2i, तो i और यहाँ क्या हो जाएगा 2i माइनस ए स्क्वायर एडजॉइंट ऑफ 2b इनवर्स, ऐसे हो जाएगा। तो यहाँ से क्या हो जाएगा ए स्क्वायर एडजॉइंट ऑफ 2b इनवर्स, ये क्या हो जाएगा i। अब हमने क्या किया दोनों साइड डिटर्मिनेंट ले लिया, ए स्क्वायर एडजॉइंट ऑफ 2b इनवर्स इज इक्वल्स टू डिटर्मिनेंट ऑफ i, तो ये क्या होगा डिटर्मिनेंट ऑफ ए स्क्वायर अलग अलग कर लिया, एडजॉइंट ऑफ 2b इनवर्स इज इक्वल्स टू डिटर्मिनेंट ऑफ i क्या होगा 1। फिर हमें पता है कि ए मैट्रिक्स का स्क्वायर लेके डिटर्मिनेंट निकालो या डिटर्मिनेंट लेके स्क्वायर लो, बात बराबर है। अब हमें एडजॉइंट ऑफ ए का वैल्यू क्या होता है डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ए, ये होता है हमारे पास डिटर्मिनेंट ऑफ ए पे पावर n-1, या n-1 n क्या हमारे पास ऑर्डर, तो ये क्या हो जाएगा डिटर्मिनेंट ऑफ 2b इनवर्स पे पावर ऑर्डर क्या गिवन है 3, तो 3-1 ये हो जाएगा 1, और यहाँ से ए मैट्रिक्स का वैल्यू ए स्क्वायर का वैल्यू क्या गिवन है 8, तो यहाँ से हो गया 8, और यहाँ पे क्या आ जाएगा 2b इनवर्स और 3-1 2 इज इक्वल्स टू 1 8। अब इससे 2 बाहर निकालोगे तो क्या होगा 2 पे पावर 3
बी मैट्रिक्स का पावर ये क्या है, ऑर्डर क्या है 3, और यहाँ पे ये भी 2 है तो ये 2 आ जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, डिटर्मिनेंट ऑफ बी इनवर्स पे पावर 2 इज इक्वल्स टू 1, तो ये हो गया 8 इंटू 2 पे पावर 6, और इसको तुम क्या लिख सकते हो, डिटर्मिनेंट ऑफ बी पे पावर -1 इस पे पावर 2 इज इक्वल्स टू 1, तो ये क्या हो जाएगा 2 क्यूब इंटू 2 पे पावर 6 और डिटर्मिनेंट ऑफ बी पे पावर -2 इज इक्वल्स टू 1। ठीक है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, ये 2 पे पावर 9 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ बी का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1, तो यहाँ से हमें क्या मिलेगा, डिटर्मिनेंट ऑफ बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2 पे पावर 9। 2 पे पावर 9 का वैल्यू क्या होगा, 64, डिटर्मिनेंट ऑफ बी स्क्वायर ये हो जाएगा 2 पे पावर 3 8 और 2 पे पावर 6 64, तो डिटर्मिनेंट ऑफ बी क्या होगा, ये देखो मॉड ऑफ बी नहीं है, डिटर्मिनेंट ऑफ बी है तो प्लस माइनस आएगा, इसका स्क्वायर रूट लेंगे तो प्लस माइनस 8 का स्क्वायर रूट क्या होगा 2√2 इंटू 8, 64 का स्क्वायर रूट 8 तो प्लस माइनस 16√2, ये डिटर्मिनेंट ऑफ बी मैट्रिक्स। ठीक है, डिटर्मिनेंट ऑफ बी तो प्लस माइनस आ रहा है तो माइनस वाला नहीं गिवन है, प्लस वाला गिवन है, तो 16√2, this implies that 4 is the correct option. 4 is the correct option. Okay बच्चों, thank you very much.